कैलियो गुरु में आपका स्वागत है एक बार। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मौर्य साम्राज्य या जो मौर्य राजवंश था हमारा, उससे संबंधित उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। कौन कौन से उसके अंदर राजा हुए हैं, क्या उनका साम्राज्य विस्तार हुआ, किस समय पे हुआ, उसके संदर्भ में पूरी जानकारी आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या था हमारे पास। तो मौर्य साम्राज्य जो हुआ करता था वो आपका एक ईसा पूर्व बहुत ही शक्तिशाली भारत के अंदर साम्राज्य होता था। और अशोक महान सम्राट जो थे वो भी उसी में है, यानी कि मौर्य राजवंश इसकी हम बात कर रहे हैं। मौर्य राजवंश जो था ये लगभग आपका 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ये ईसा पूर्व है इसलिए ये हमेशा उल्टा चलेगा। ये मैंने लास्ट एक वीडियो में भी, कई सारे वीडियो में मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो जहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हमने बात की थी। तो ये जो है राजवंश आपका 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व था और एक बहुत ही शक्तिशाली उस समय का राजवंश था। तो लगभग कह सकते हैं इन्होंने 137 ईयर्स 137 साल इन्होंने शासन किया। यहाँ पे जो इनका शासन काल था वो हमारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उसका थोड़ा सा रूपरेखा बता दूं कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद फिर कई सारे छोटे छोटे राजा बन गए थे। फिर क्या हुआ कि वहां पे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट थे उस समय के, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को का प्रारंभ किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके टाइम में ये स्टार्ट हुआ आपका लगभग 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक चला है। तो ये जो था इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है, एक ये काल। इसके बाद एक बिंदुसार हुए जो इसके अगले कह सकते हैं आप राजा थे। तो वो जो थे वो थे आपके बिंदुसार। तो उनके समय में भी क्या हुआ, बिंदुसार जो उसके बाद थे, ये इसको स्वर्णिम काल कहा गया है इसका, बिंदु सार। और ये आपके लगभग रहे 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक जो थे, यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार हुआ, काफी ज्यादा आगे तक बढ़ा। जो राज्य था वो पूरा का पूरा बढ़ता गया। लेकिन इसके बाद यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे उस समय के, कह सकते हैं जो कारण थे, जैसे कि सम्राट अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली, अपना युद्ध की नीति को छोड़ दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अन्य जो छोटे छोटे राजा थे फिर वो वापस उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को पाने की कोशिश करने लगे। यानी कि जो उस समय की कुछ कई सारी परिस्थितियां थी ऐसी, जैसे कि आर्थिक परिस्थितियां भी थी। उस समय पे शासन का अधिकेंद्रीकरण हो गया था। उसके बाद जो मेक मुख्य मुद्दा था वो था अशोक की धम्म नीति, इसको कहा जाता है अशोक की धम्म नीति। तो अशोक की जो धम्म नीति थी इसके अनुसार उसने उन्हें युद्ध करना समाप्त कर दिया था लगभग, और अहिंसा की नीति अपना ली थी। तो इस सब की वजह से ये जो साम्राज्य बना था पूरा, ये साम्राज्य उस समय कम होना शुरू हो गया, यानी उसका पतन शुरू हो गया। लेकिन जो शुरुआत हुई थी उसको हम समझते हैं कि कौन कौन से इसके राजा हुए और कहाँ तक गए। तो उसको भी एक बार हम इस लिंक में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मौर्य साम्राज्य में या राजवंश में राजा हुए। तो जो मौर्य साम्राज्य था तो उस समय आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो ये तीन जो थे आपके, यहाँ तक साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से साम्राज्य जो है वो कम होना शुरू हो गया। वो थे आपके दशरथ मौर्य, फिर संप्रति शैलुषु, देववर्मन, चंदनवा और बृहदस्त। तो बृहदस्त पे आके ये आपका यहाँ पे आके समाप्ति हो गई लगभग 185 ईसा पूर्व। इसके विषय में भी हम बात करेंगे कि इसके बाद शासन किसने किया, कैसे यहाँ पे इसका एकदम पतन हुआ। जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, ये इसका स्वर्णिम काल कहा जाता है। यहाँ पे ये अपने इन दो जगहों पे पीक पे था। उसका एक कारण ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके साथ, जिसको हम आज भी कहते हैं चाणक्य नीति, तो इनके साथ जो थे वो चाणक्य हुआ करते थे। तो चाणक्य जो थे इनके मंत्री थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने उनको समझा बताया, या उन्होंने उनको एक तरह से उनका मार्गदर्शन किया कि किस क्षेत्र में किस तरह से आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। फिर जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने फिर
उसके अलावा यहाँ पे लौह युग भी कहा जाता है इसके अंदर, क्योंकि लोहे के जो सामान थे, हथियार थे, उन सबको बनाने का काम यहाँ से प्रमुख रूप से शुरू हुआ। तो उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरुआत होती है जब इन्होंने सिंधु, पंजाब इधर के क्षेत्रों में किया। उसके बाद वो आगे बढ़ता गया, आपका कंधार, बलूचिस्तान जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, काबुल। तो ये सारी चीजें जो थी, इन पे यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया, या कह सकते हैं इनको इसके ऊपर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसको करने के बाद क्या हुआ कि वहां पे जो उस समय का राजा था, जैसे जो सिकंदर जब चला गया तो उस टाइम पे एक सेल्यूकस था। सेल्यूकस जो था, जो वहां पे उसका सेनापति था, और उसने वहां पे अधिकार क्षेत्र बना रखा था। तो जो सेल्यूकस था, उसकी जो बेटी थी, उससे हेलना, उससे उसने क्या किया कि उसका विवाह कर दिया। तो जो क्षेत्र यहाँ पे जो लड़ाई होने की संभावना थी, वो भी लगभग नगण्य हो गई, और उससे विवाह करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार, जो काबुल और जो आपके इधर के क्षेत्र थे, यानी अराकोरस और आपके हेरात एरिया था, तो वो सारे एरिया जो थे, उनके ऊपर भी चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। तो एक विशाल साम्राज्य था, उसकी स्थापना का वहां से उसने चंद्रगुप्त के समय में प्रारंभ हुआ, या चंद्रगुप्त मौर्य का राज जो था वो बनना शुरू हुआ। और वहां पे भी हम किसी वीडियो में आगे डिस्कस भी करेंगे कि षोडश जो समय के महाजनपद हुआ करते थे, और उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत करके आगे देखेंगे किसी वीडियो में। फिर वहां से जब चंद्रगुप्त के बाद जब उनका पुत्र जो था बिंदुसार, वो जब उसने लिया, उसने कई सारे दक्षिण की ओर जो विजय के अभियान थे, उनको साम्राज्य विस्तार को किया। उन्हें बहुत ज्यादा इसकी कहीं पे डिटेल ऐसी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा मिलता है कि जो उस समय दक्षिण के यानी जो आपका चंद्रगुप्त के समय जो हमने उत्तर की ओर क्षेत्र में अधिक विस्तार क्षेत्र किया था, लेकिन बिंदुसार के समय आपका दक्षिण की ओर में हमने काफी ज्यादा जो है विस्तार किया क्षेत्र का। उसके अलावा कुछ उसके समय में तक्षशिला में और एक दो जगह पे कुछ उसके विद्रोह भी हुए, उनको भी उसने मैनेज किया, या दबाया जिसको कहते हैं। उसके बाद उसके बाद जो हमारा जो विकास कह सकते हैं विस्तार हुआ, वो हुआ सम्राट अशोक के समय। तो सम्राट अशोक के समय में क्या हुआ कि आपका सर्वाधिक विस्तार होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जब जब कहते हैं कि जब अशोक को समय राजगद्दी मिली, उसके बाद लगभग 4 से 5 साल लग गए अशोक को उसको अपनी राजगद्दी को, या कह सकते हो अपनी क्षेत्र को एस्टैब्लिश करने में, या अपने आप को स्थापित करने में उस क्षेत्र के लिए, या उस कह सकते हो विस्तार के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो था साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था मौर्य वंश का, तो उसके बाद अपने उन्होंने उज्जैन, तक्षशिला, ये सारे विद्रोह तो उन्होंने स्टार्टिंग में दबा दिए थे, यानी खत्म किए थे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे प्रमुख लड़ाई कहलाती वो आपकी थी कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो कभी कभी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जो कलिंग का युद्ध था, इस युद्ध के बाद अशोक को यहाँ पे जो रक्त क्रांति हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब उस नरसंहार से वो काफी ज्यादा विभिन्न हो गए, और उनको लगा कि नहीं, ये हमें बहुत ज्यादा गलत किया, या इस तरह से उनको लगने लगा, और उन्होंने वहां पे क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये जो था, जो यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनका युद्ध या अहिंसा की नीति, युद्ध को छोड़ के अहिंसा की नीति को उन्होंने अपना लिया। अब जब अहिंसा की नीति को अपना लिया, तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे राजा जो उस समय, अशोक के समय में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद के जो राजा आते गए, वहां से साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। यानी कि जो चाणक्य नीति थी, क्योंकि अगर अगर हम एक तरह से दूसरे व्यू में इसको समझें, तो शायद साम्राज्य विस्तार ही ना होता। अगर अगर हम इसी नीति, अहिंसा नीति उस समय के अनुसार चलते, तो क्या होता कि हमारा साम्राज्य का विस्तार नहीं होता। तो उस समय हमारा जो साम्राज्य विस्तार था वो आपका उसका उसके लिए चाणक्य नीति प्रारंभ हुई थी, जिसके अनुसार साम्राज्य का विस्तार करना, किस क्षेत्र पे किस तरह से आक्रमण करना है, और उसके बाद उसको अपने राज्य में शामिल करना है। तो ये सारी नीति उस समय हुआ करती थी, लेकिन इस युद्ध के बाद वो परिणाम हो गया और चेंज हो गई, या कहते हैं बदल गई। अब यहाँ पे जो कहते हैं कि जो एक पुराना मगध राज्य हुआ करता था, यानी जो इसका मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, मगध से शुरू हुआ था। मगध जो था इसका केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं। ये आपके गंगा का जो मैदान है, जिसको हम आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारा
बिहार और बंगाल का क्षेत्र कहलाता है। ये बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है, बिहार बंगाल, इस क्षेत्र के अंदर आपका ये मगध राज्य होता था जो वर्तमान समय में है। और यहाँ की जो राजधानी थी वो आपकी होती थी पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ये लगभग आपका जो आज का पटना शहर है, बिहार की राजधानी, उसके आसपास का क्षेत्र था ये पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के अंदर क्या हुआ कि वहां पे आपकी ये इसकी राजधानी होती थी। और पाटलिपुत्र के क्षेत्र के अंदर कह सकते हो आप, जो राजा थे उनका निवास हुआ करता था, या वहां से उसका केंद्रीकृत शासन चलता था। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जो इसका विस्तार होने का एक सबसे बड़ा रीजन और भी था कि जो सिकंदर के टाइम में छोटे छोटे राजा थे वो अलग हो गए थे, उनके अंदर फूट पड़ चुकी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका पूरा लाभ उठाया और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे जो राज्य थे उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको अपने क्षेत्र में मिला के एक बड़ा या विस्तार पूर्वक, जिसको बड़ा राज्य कहते हैं, वो एक बड़ा राज्य बना लिया। जब हम इसके प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें आई जो बाद के राजाओं ने भी अपने प्रयोग में लाया या उनको उन्होंने भी इस्तेमाल किया। जैसे सबसे पहले जो चीज थी वो थी आपका केंद्रीय प्रशासन। जैसे आज भी हमारे देश में केंद्रीय प्रशासन है, आप जानते हैं, भारत सरकार जो मैनेज करती है। तो उस तरह से जितने भी राज्य होते थे, छोटे छोटे राज्यों को अलग अलग जो उनके गवर्नर होते थे उस समय के, या कह सकते हैं उस क्षेत्र के जो कर्ता धर्ता मैनेज करने के लिए जो थे, जिसके अंदर कई सारे सदस्य होते थे जो मैनेज करते थे, लेकिन सारा कंट्रोल जो था वो केंद्रीय प्रशासन के द्वारा किया जाता था। उसके लिए एक लगभग 30 सदस्यों के उन्होंने मंत्रिपरिषद की स्थापना की थी, या कह सकते हैं एक सदस्यों के ग्रुप की स्थापना की थी, जिसका काम क्या होता था कि इस केंद्रीय प्रशासन के द्वारा मैनेज करना, सही चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे अभी आज हमारे देश में मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों के मंत्री होते हैं, उसी तरह उस समय पे भी आपके चिकित्सालय होते थे, देवालय होते थे, शिक्षा मंत्रालय होते थे, यानी कि शिक्षा संस्थाएं होती थी, बंदरगाह होते थे। तो उन सबके लिए अलग अलग क्षेत्र उसने निर्धारित किए गए और उनके थ्रू उनका मैनेजमेंट किया गया। लेखा विभाग भी होता था, राजस्व विभाग भी होता था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो किस तरह का उसका प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की होती थी। उसके अलावा जो विभिन्न पद थे, जैसे कि आपका राजा हो गया, सेनापति हो गया, नागरिक हो गए, मंत्री हो गए, उसके अलावा अंत्यपाल, दवरिक, पुरोहित, इस तरह के कई सारे पद जो थे उनका भी, या उनके कह सकते हैं पदाधिकारी जो हुआ करते थे, उनका भी उन्होंने पद बनाए थे। और एक पूरा का पूरा कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी भी स्थापना बहुत ही अच्छी हुई थी। ये पूरा का पूरा आपका मौर्य काल में हुआ था। और उस सब के साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर हम बात करें या मौर्य प्रशासन की बात करें, तो उस समय के स्टार्टिंग में एक गुप्तचरों का भी बहुत ही अच्छा एक उनका जाल बना हुआ था, या कह सकते हो कि एक गुप्तचरों की एक व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित थी, जिससे उनको कोई भी अगर विद्रोह होना था या कोई भी जो जानकारी जिसकी आवश्यकता होती थी, वो उन्हें आसानी से पहले ही उपलब्ध हो चुकी होती थी। इसके साथ साथ जो अभी मैंने बताया, केंद्रीय प्रशासन को लेते हुए उन्होंने क्या किया था, प्रांतीय व्यवस्था भी की थी। यानी आज भी हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था है कि हमारे देश में प्रांत हैं, प्रांतीय प्रशासन। तो यहाँ पे जो आपका एक तो केंद्रीकृत प्रशासन था और उसके बाद दूसरा क्या था, आपका प्रांतीय प्रशासन था। तो प्रांतीय प्रशासन में क्या था, उस समय कुछ प्रांत होते थे, जैसे आपका कलिंग था, अवंती राज था, दक्षिण पंथ था, उत्तरा पंथ था और प्राची, जिसको मध्य क्षेत्र भी कहते थे। तो मध्य क्षेत्र जो था उसकी मेन राजधानी आपकी पाटलिपुत्र होती थी। उसके बाद आपका उत्तरापंथ था, जिसकी राजधानी, उत्तरापंथ जो था उसकी राजधानी थी तक्षशिला उस समय पे। और सुवर्णगिरी जो आपका दक्षिण पंथ था, पथ था, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और उज्जैनी, आपने नाम सुना होगा उज्जैन का काफी, उज्जैनी भी एक जगह है। तो वो अवंती राष्ट्र उस समय प्रशासन आप कह सकते हो, या उसका प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और जो कलिंग था हमारा, जिसके युद्ध हुआ था सबसे अंत में, उसके बाद अशोक ने उसके ऊपर कब्जा किया था, रक्त संहार हुआ था, जहां से उसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वो आपकी उसकी राजधानी भी एक तोसली थी। यानी आप ये समझ सकते हो कि जो प्रांत थे, उन प्रांतों की अलग अलग राजधानी थी, उनका एक प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। उससे क्या बेनिफिट होता था कि आपको मैनेजमेंट जो था वो काफी ज्यादा आसान हो गया था। आगे थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं।
जो ऐसा मैग्नेस्टीनिस जो उसने उस समय क्या कहती था, उसके अनुसार जो शासन व्यवस्था होती थी मौर्य समाज की, वो आपकी प्रथम से लेके 6 समितियों में रहती थी। प्रथम से लेके षष्ठ उस टाइम पे कहते थे इसको। तो ये 6 अलग-अलग उसने समितियां बना रखी थी, जिसके बेसिस पे आपका नगर प्रशासन था, यानी काफी ज्यादा व्यवस्थित व्यवस्था थी। नगर प्रशासन जो था वो इन 6 आपकी समितियों के अनुसार होता था, जिसमें पहली समिति जो थी आपकी प्रथम समिति, उसका काम होता था उद्योग या शिल्प जो भी चल रहे हैं, उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करना। उसके बाद अगर उनके लिए कोई सहायता रिक्वायरमेंट है या कुछ उसके अंदर उनकी तरफ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको कह सकते हैं, या प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं, वो अगर रिक्वायर्ड है, तो वो उस तरह से चीजें उनको मैनेज करने का काम वहाँ पे करते थे। उसके बाद जो आपका दूसरा द्वितीय समिति होती थी, उसका काम होता था जो विदेशियों की देख-रेख करता था। तो अगर कोई विदेशी आ रहे हैं तो उनसे मिलना, उनका संदर्भ जानना कि किस लिए आए हैं। तीसरी एक समिति थी जो सिर्फ जनगणना के लिए बनाई गई थी। उसके बाद एक चौथी समिति हुआ करती थी जो वाणिज्य आपके जो वाणिज्य के व्यापार या वाणिज्य जो आपके कार्यस्थल की जो व्यवस्था होती है, उसकी पूरी देख-रेख करने के लिए थी। जबकि निरीक्षण समिति आपकी 5वीं हुआ करती थी, जिसका कार्य होता था कि विक्रय की व्यवस्था करना या कुछ अगर क्रय विक्रय से संबंधित कार्य हैं, उनका निष्पादन करना। और जो छठी समिति थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसका काम होता था कर वसूलने का। तो जो कर आपके लगाए जाते थे सरकार के द्वारा, जिससे कि उसको राजस्व प्राप्त हो सके, तो वो कर वसूलने का काम जो है आपकी छठी समिति का था। तो ये जो 6 समितियां होती थी नगर प्रशासन के अंदर, ये क्या करती थी, ये आपकी इनको इसके ऊपर आपका जितना भी आपराधिक गतिविधियां हैं, नियंत्रण रखना है, उस सब के लिए भी एक व्यवस्था उन्होंने की थी। तो इन समितियों के थ्रू तो आप एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, या जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था करते थे। और साथ में हमारे पास थी एक नगर पुलिस, जिसका काम क्या होता था, आपराधिक अ, चीजों पे नियंत्रण रखना। तो सेना अलग थी, पुलिस अलग थी। तो ये अगर आप देखिए तो उस समय के अनुसार, यानी आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं आप कह सकते हो। तो लगभग 23-24-2500 साल पहले की बात है, 2300-2400 साल पहले की बात है। उस समय इस तरह की व्यवस्था एक अपने आप में, जो आज हम जिस जिस तरह के व्यवस्था को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अच्छी एक व्यवस्था, या उस समय के अनुसार एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी उस समय। और उसके अलावा आपके सैन्य अधिकारी भी होते थे, नगर आयुक्त होते थे, जिलाधिकारी जैसे हम आज के टाइम में जिनको समझते हैं, वो उस तरह से आपका नगर व्यवस्था जो थी, उसमें 3 प्रमुख अधिकारी होते थे। जैसे आज भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारे अगर आप कहें जो वर्तमान समय का प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अंदर भी 3 आपके प्रमुख अधिकारी होते हैं अ, किसी भी ज़िले के अंदर। एक होता है आपका ज़िलाधिकारी होता है, जो आपका देखता है, मैनेज करता है सारी चीज़ें। उसके बाद आपके एक पुलिस कप्तान होते हैं, और एक हमारे जो है जिला जज होते हैं। तो ये 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं किसी भी ज़िले में अगर आप जाइए। उस समय भी क्या होता था, 3 प्रमुख अधिकारी होते थे। एक तरह से एक आपके जिलाधिकारी होते थे, एक आपके जो है नगर आयुक्त होते थे उस समय, और एक आपके सैन्य अधिकारी होते थे, जो वरिष्ठ या प्रशासनिक व्यवस्था में अगर सैनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, या कोई पुलिस प्रशासन की आवश्यकता हो, तो उस सारी चीज़ों का वो उनकी कार्यक्षेत्र होते थे, या उसमें उनको अपने कार्यों का निष्पादन करना होता था। तो उसके बाद यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि अब आप ये समझ रहे हो, यहाँ पे इसको हमने समझाने का अर्थ क्या था, जो आर्थिक स्थिति थी वो इसकी सुदृढ़ होती गई, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सारे कर भी वसूल रही है, सारे जो अपने कार्य है उनका निष्पादन भी कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर आर्थिक व्यवस्था जो थी, वो एक कह सकते हैं उसका एकीकरण हो गया, या उसके बाद आपका एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वहां पे बन गई। किसान जो थे, उनके लिए भी एक प्रॉपर व्यवस्था हो गई, जो उन्हें कर देना है, उन्हें पता है कि कर देना है, कितना नहीं देना है। उसके अलावा जितने भी अधिकारी थे, सबको एक वेतन मिलता था, उनका एक प्रॉपर उनकी जैसे नौकरी होती है आज के डेट में, हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारी नौकरियां करते हैं, उसी तरह से उनको भी उस समय एक वेतनमान था, उनका एक वेतन मिलता था, उसके अनुसार वो उनके कार्यों का निर्वहन होता था, या उनके कार्य होते थे। तो यहाँ पे जो थोड़ा-थोड़ा सा आपकी व्यवस्था चलती गई, उसके बाद जो सैन्य व्यवस्था थी, उसके अंदर भी सैन्य सैन्य व्यवस्था भी एक कई सारे विभागों के बीच में कह सकते हो, या एक अ, समितियों के बीच में व्यवस्थित थी। तो इसको भी अलग-अलग 5-6 स उसके अंदर व्यवस्थित किया गया था, जैसे पैदल सेना,
अश्व सेना, गज सेना, उसके अलावा रथ सेना और आपकी नौसेना, ये सारे जो थे इनके अलग अलग विंग्स कह सकते हैं उस समय के अनुसार, या आपके उस समय के अलग अलग एक तरह से ग्रुप हुआ करते थे या समूह होते थे इनके, जो पैदल सेना जो होती थी, जो आपके पैदल भाले और तलवार इन सबको लेके युद्ध करती थी। अश्व सेना होती थी जो सिर्फ तलवारों के ऊपर ही ज्यादातर होती थी। गज सेना जो होती थी वो तीर कमान के साथ ज्यादा होती थी। इसके अलावा तलवार भी चलाती थी। बाकी रथ होते थे जिनके ऊपर जो अधिकारी भी होते थे वो भी रहते थे। इसके अलावा रथ की एक टुकड़ी होती थी रथ सेना की। यहाँ पे जो सर्वोच्च सैनिक होता था उनका वो कहलाता था अंतपाल। अंतपाल जो होता था वो आपका सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। और कहा जाता है कि उस समय लगभग 6 लाख से अधिक जो है पैदल सैनिक थे उनके पास। 50,000 से ज्यादा अश्वरोही थे, लगभग 9,000 हाथी और लगभग 800 से अधिक सैनिक थे। यानी एक विशाल सेना थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जिसका स्थापना हुई थी। और वही उसी सेना ने उसकी वजह से सारा का सारा आगे आपका जितना भी साम्राज्य था उसको इतना स्थापित किया। कहा यह जाता है कि जो इसके पतन के कारण शुरू हुए, पतन का कारण था सबसे पहले जो आपके अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी जिनको कहते हैं, यानी कि जो उसके बाद अशोक के बाद जो सम्राट अशोक के बाद जो आपके अधिकारी आए, यानी कि जो आपके उनके उत्तराधिकारी आए, वो उतने प्रबल नहीं थे या उतने उस समय के अनुसार उनको उतने योग्य नहीं थे कि वो सुचारू रूप से इतने बड़े साम्राज्य को चला सकें। उसके अलावा कई सारी आर्थिक असमानताएं होने लगी, सांस्कृतिक असमानताएं आने लगी, क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे तो अगर जो हमारे उत्तर का क्षेत्र होता है देश का और जो दक्षिण का क्षेत्र है उसके अंदर बहुत से अधिक सामाजिक विषमताएं हैं। यानी कि यहाँ के आप अगर देखें, अगर अभी आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में अगर जाते हैं और अगर हम वही जाएं पंजाब में, तो दोनों ही आपको एकदम विपरीत मिलेंगे जो उनकी परंपराएं हैं एक दूसरे के। तो यहाँ के लिए जो आप कानून बनाएंगे या यहाँ के लिए जो लोग आप कह सकते हो स्थानीय व्यवस्था रखेंगे वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। सेम इसी तरह यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे नहीं लग सकती हैं। वर्तमान समय में जो हमारा भारत का संविधान है वो इसीलिए इस तरह से बनाया गया कि उसमें कई सारी सूचियों की व्यवस्था की गई। जो राज्य सूची के विषय ऐसे रखे गए जिससे कि जो उस क्षेत्र के स्थानीय चीजें उनको वहां पे उसके अनुसार वहां पे व्यवस्थापन किया जा सके या प्रशासन किया जा सके। जबकि जो जो केंद्रीय लेवल पे हैं, यानी कि वो सभी के लिए कॉमन है, जैसे कि विदेश के मामले हैं या कोई ऐसी नीति जो संपूर्ण देश के ऊपर लागू हो सकती है, जैसे कि नागरिकता है, विदेश मामले हैं, सैन्य व्यवस्था है। तो इस तरह की चीजों को क्या किया गया, इस तरह की चीजों को ये किया गया कि इसको आप विदेशिक मामलों में या जो केंद्रीय लेवल पे या देश के लेवल पे एक साथ की जा सकती हैं। तो ये व्यवस्था अभी की गई है जो हमारे संविधान है उसके अनुसार। लेकिन वहां पे क्या थी, जो सांस्कृतिक विषमताएं थी और जब उनको आप एक इस जगह की परंपराओं को दूसरी जगह पे आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिवोल्ट बैक हो जाती है, या कह सकते हो कि वहां के लोग जो है उसके ऊपर विद्रोह कर सकते हैं। और इस तरह की भी कुछ चीजें वहां पे देखी गई। और साथ में अशोक की जो धम्म नीति थी उसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो आपके लोग थे वो जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा एक समय के पश्चात की जो है अब हमारा ये जो राज्य है इसको हम वापस पुनः प्राप्ति इसकी कर सकते हैं, क्योंकि जो राजा है वो अब युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा बढ़ते हैं और वो अहिंसक नीति पूरी की पूरी चल रही थी। जो हम बात करते हैं जब हम मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो काफी जगह पे मिले हैं। मतलब देश में, भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में बहुत जगह पे पाए गए हैं, जिसके अंदर दो प्रमुख क्षेत्र आपके आते हैं। एक आता है कुम्भलहार, कुम्भलहार क्षेत्र है, ये आपका पटना के पास का क्षेत्र है, जहाँ पे अशोक के सम्राट के संदर्भ में कई सारे स्तंभ मिले हैं, कई सारे शिलालेख मिले हैं, कई सारे, इसके अलावा कंधार में भी काफी सारी इसकी जानकारी मिली है पाटलिपुत्र के अलावा। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है हमारा सारनाथ, और इसके विषय में हमने बहुत सारी डिटेल भी पढ़ी है, बहुत जगह पे पढ़ी। जो अशोक स्तंभ अभी हमारे पास अशोक का ललाट है, जिस जो भारत का राज्य चिन्ह के रूप में भी प्रयोग किया था, ये भी हमारा सारनाथ से ही लिया गया है। तो ये जो सारनाथ था ये भी आपका एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था, जिसके अंदर लगभग काफी अत्यधिक स्तूपों का निर्माण हुआ। लगभग कहते हैं कि 84,000
84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जो अशोक के द्वारा या अशोक सम्राट के समय में ही अधिकतर स्तूपों का निर्माण हुआ। और यहाँ पे कह सकते हैं व्यापक रूप से आपकी लेखन कला जो उस समय यानी जो लिखे जाते थे, बहुत से हम लोगों को आज भी मिलते हैं, जो या सारनाथ में भी आप जाएंगे बहुत ज्यादा आपको शिलालेख लिखे हुए मिलेंगे। तो शिलालेख कहते हैं जब आप किसी पत्थर के ऊपर उस चीज को लिखते हैं, यानी शिला के ऊपर उसको लिखा जाता है। तो काफी सारे शिलालेख और स्तूप आपके मिलना शुरू हुए यहाँ पे। तो ये जो था ये तो आपका एक स्टार्टिंग थी इसकी। और कह सकते हो कि जो हमारे अ, राजा थे उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद के, उनका ये पूरा का पूरा एक इतिहास रहा है। आइए इसके अंदर समझते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को कि कौन से राजा जो थे किस समय के इसके अंदर हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने जैसे देखा था ये इसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल या इसकी पूरी लिस्टिंग थी कि आपके कौन से राजा कब कब हुए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि कौन से, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समझने वाली चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन का कार्यकाल क्या था, मौर्य समाज मौर्य शासन या मौर्य साम्राज्य का पूरा काल क्या रहा है, या कब से शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, प्रथम और अंतिम उस समय के प्रथम और अंतिम जो राजा थे मौर्य वंश के वो कौन से हुए हैं, पतन के कारण क्या थे वो भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ 3 जगह तक आपका विस्तार हुआ, उसके बाद यहाँ से आपका इसका पतन प्रारंभ हो गया। पतन के कई सारे कारण थे जिसको हम लोग जानते भी हैं कि पतन के कारण प्रमुख रूप से जो आपका अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक डिफरेंसेस यानी कि उस समय के अनुसार जो विभिन्नताएं थी, उसके बाद आपका जो प्रमुख था अशोक की धम्म नीति जिसको कहते हैं, जिसके अनुसार उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने उस समय, और त्याग किया था सम्राट अशोक ने अपनी हिंसा की नीति का, यानी कि युद्ध की नीति का, और अहिंसा की नीति को अपना लिया था बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। तो वहां से क्या हुआ कि युद्ध जो थे वो आपके करना बंद कर दिए, युद्ध बंद हो गए तो फिर हमारे जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने वापस अपने क्षेत्रों को प्राप्ति करना शुरू कर दिया। बाकी यहाँ पे अगर बात करें अर्थव्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, प्रशासनिक व्यवस्था जिसको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेके वो काफी ज्यादा उत्कृष्ट रही। जैसे राज्यों का शासन किस प्रकार से था तो वो भी अभी हमने समझा, इसको हम आगे किसी वीडियो में और भी डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से कार्यपालिका में किस किस तरह से उनके जो विभिन्न पद होते थे, किस पद पे किसका क्या कार्य होता था, कौन चीज क्या चीजें रहती थी। उसके अलावा जो यहाँ पे भी जो हमारे महाजनपद थे, महाजनपदों का उदय भी हम आगे समझेंगे। तो महाजनपद जो थे ये आपके उससे पहले से चले आ रहे हैं, लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से महाजनपद शुरू हुए थे। और उसमें कई सारे कुरु वंश, राजवंश, गंधार वंश बहुत सारी थे जो प्राचीन समय में प्रारंभ हुए थे। उन्हीं महाजनपदों में से एक जो था वो मगध था, जिसके अंदर जहां से इसकी शुरुआत हुई आपके मौर्य वंश की, और फिर इसने काफी सारे क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इस वीडियो में इतनी डिटेल, आगे किसी और वीडियो में आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे जल्द से। धन्यवाद।